बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है हम लोग का, और बायोमोलिक्यूल्स का आज थर्ड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में बात किए थे कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या, फिर कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में बात किए थे। वेरियस वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट था, नंबर ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है उसके अनुसार से। फिर हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए ओपन स्ट्रक्चर में क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ तक का ये डिस्कस कर लिए थे। आज साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर इसके ओपन स्ट्रक्चर में ही थोड़े से चेंज पर बनता है। ओपन स्ट्रक्चर को याद करो किस तरीके से करते थे। ग्लूकोज में बताओ कितने कार्बन एटम? 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम इज अल्डिहाइडिक, ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड। फिर थर्ड कार्बन एटम का कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, OH OH, और जो लास्ट में है उसको हम लोग CH2OH। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा होता है। यहाँ इसका 4 बॉन्ड कार्बन एटम का डाल दिया। ये D हो गया, डेक्सो रोटेटरी है इसलिए प्लस, इन्हें कहा गया D प्लस ग्लूकोज। फिर बात किए थे पिछले क्लास में, ये ओपन स्ट्रक्चर ग्लूकोज के कई प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई तो करता है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टी जो ये ओपन स्ट्रक्चर से शो करना चाहिए था वो ये शो नहीं करता है। जैसे ये 2,4-DNP जो कि एल्डिहाइड का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो ये शो नहीं करता है। अगर हम लोग ग्लूकोनिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं तब वो पेंटाएसीटेट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। कुछ एक पार्ट था जो ये शो नहीं करता। तब ये कंफर्म करता है कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बना होगा, और साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए क्लू दिया गया कि फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज। ये ऑक्साइड लिंकेज समझाने के लिए इस अल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, फिर समझाएंगे। आप ध्यान से देखना, अल्डिहाइड इसे कहा जाता है, CHO को। अभी देखो इस कार्बन एटम का 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 और 1 4। कहता है कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज होता है, इनके बीच में। अब सवाल उठता है कि सर ये ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये जो OH था इसी OH का O यहाँ पर चला आया, तो बाकी क्या बचा हुआ रह गया? H। वो कैसे करेगा? देखो उसका भी जरूरत होगा। ये जैसे ही इसको हम फर्स्ट को फिफ्थ से लिंक किए, अब ये कार्बन एटम का बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5। जबकि कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है? 4 का। तो यहाँ से इसका ये एक बॉन्ड हटेगा, ये एक बॉन्ड हटेगा, और जो H यहाँ से बचा है वो H यहाँ पर चलाएगा, इस जगह पर फॉर्मेशन करेगा। यानी ऑक्साइड लिंकेज अगर फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में होगा तो फर्स्ट कार्बन एटम पर एक नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में चला आया तब इन्हें हम लोग बीटा फॉर्म करते हैं, और अगर ये हाइड्रोक्सिल इधर की बजाय इस साइड में चला आया तब इन्हें अल्फा फॉर्म करते हैं। यानी कि अल्फा और बीटा ये 2 फॉर्म बनेगा। अब याद कैसे रखना है, कंफ्यूजन यहाँ होने वाला है, उसके बारे में भी उपाय बताएंगे। अभी ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा? फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट कार्बन एटम का CHO CH और OH में कन्वर्ट कर जाएगा, और इस OH के पोजीशन के अनुसार से इसे हम अल्फा या बीटा कह सकते हैं। तो एक बार फिर से इसको इरेज करके पहले ओपन बनाते हैं, फिर इसका साइक्लिक बनाते हैं। ओपन और साइक्लिक में जो चेंज आएगा सिर्फ उसको कैरी करें। बताओ कितने कार्बन एटम ओपन में? 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम CHO, ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड। फिर थर्ड कार्बन एटम का कहाँ होगा? लेफ्ट साइड। यहाँ OH OH, यहाँ CH2OH, यहाँ H H H, और यहाँ पर H। ये D प्लस ग्लूकोज हो गया। ये हो गया इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में आगे इसी का एक्सटेंशन करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। यानी कि फिर से एक बार 1 2 3 4 5 6। बोलो यहाँ क्या लिखे? CHO, इस जगह पर OH, थर्ड का लेफ्ट साइड में, यहाँ OH OH,
और यहाँ CH2OH, यहाँ H H H और ये H। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सारा स्ट्रक्चर वैसे ही होगा, सिर्फ चेंजेज आएगा फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज। तो जो चेंजेज आ रहा है उसको हम ग्रीन कलर से कर दिए, बाकी सब इसी के जैसा। जैसे ही ये फर्स्ट फिफ्थ से जुड़ेगा तो यहाँ फर्स्ट कार्बन एटम पर एक OH ग्रुप और एक कौन सा ग्रुप बन गया, H। बाकी सब यहाँ जैसा, यानी सेकेंड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर, थर्ड का लेफ्ट साइड में यहाँ OH H और लास्ट में क्या आ गया, CH2OH। बाकी जगह पर हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यह स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर कहा गया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तब इन्हें बीटा D प्लस ग्लूकोज कहा जाएगा, और अगर ये राइट साइड में है यानी कि अल्फा बनाना होगा तो बाकी सब उसी के जैसा, सिर्फ इस लेफ्ट साइड को कहाँ कर देंगे, राइट साइड में। कितने कार्बन, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस जगह पर, यहाँ लिंकेज कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम। यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना राइट साइड में, यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम का OH, यहाँ OH OH, यहाँ H CH2OH, यहाँ भी H H और ये जुड़ गया यहाँ पर। बता इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना ग्लूकोज का। अब अभी बताएं कि आपको याद करने में डिफिकल्टी होगा अल्फा और बीटा। हम लोग कैसे याद रखते हैं, हम अपने बारे में बात करते हैं कि हम कैसे याद रखते हैं। ब से बाएं, ब से बीटा, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाएं साइड में है तो बीटा हो जाएगा। अब दाएं और बाएं समझ में आता है, बताओ तो यहाँ पर ये बाएं है या दाएं है, हाइड्रोक्सिल बाएं साइड में, तो ये कौन सा हो गया, बीटा। तो एक अगर याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन होगा। आपको लगेगा कि अल्फा है या बीटा है, लेफ्ट साइड में रहता है या राइट साइड में रहता है, ये परेशानी आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन अल्फा है कौन बीटा है, तो हम इस तरीके से याद करते हैं। इसी तरीके से ये ओपन स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा चेंजेस किए तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर से हेक्सागोनल पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनता है। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर कहता है हेक्सागोनल है और इसमें कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज आता है। पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर वाला नहीं बताएं, शायद स्टेटमेंट नहीं लिखवाए है ना, तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, इसके बाद में फिर बता। यही वाला अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, यानी पहले ग्लूकोज का हम लोग ओपन स्ट्रक्चर बनाए, ओपन स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किए तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, और साइक्लिक स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड है आपका पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर, यानी अल्फा का भी और बीटा का भी। तो हम एक पार्ट लेकर के चलते हैं, तो दूसरा पार्ट में सिर्फ अल्फा और बीटा में कहाँ फर्क था, OH का फर्स्ट कार्बन एटम पर। उसी तरीके से इसके पायरानोज रिंग स्ट्रक्चर में भी आएगा। पहले ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते, बताओ तो कितने कार्बन एटम, 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम CHO, सबका हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, सिर्फ थर्ड कार्बन एटम का लेफ्ट साइड में OH OH, यहाँ बताओ CH2OH। कार्बन के टेट्रा वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन डाल देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया। इसका नाम क्या हो गया, D प्लस ग्लूकोज। अब इसके बाद में इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम ऑक्साइड लिंकेज से जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट पर एक नए हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन, ये H। बाकी इसी के जैसा है, यानी ये सेकेंड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, थर्ड का लेफ्ट साइड में यहाँ OH, यहाँ H बचा हुआ है,
इस जगह पर CH2OH, H, H और ये H, ये लेफ्ट साइड में है। तो बताओ तो ये अल्फा होगा या बीटा? तो इन्हें कहा गया बीटा डी प्लस ग्लूकोज, यानी जहां ये डी प्लस ग्लूकोज था अब ये बीटा फॉर्म हो गया, इसलिए इसको बीटा डी प्लस ग्लूकोज कहा गया। अब देखो रिंग की बात करें, यानी कि जो साइक्लिक बना है, तो इस साइकिल में देखो कार्बन का 1 2 3 4 5 कार्बन एटम, और एक कौन सा ऑक्यूपाई कर लिया? ऑक्सीजन, यानी कि हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अपर राइट कॉर्नर, अपर में राइट कॉर्नर तो यही हो जाएगा, ये अपर राइट कॉर्नर पर ऑक्साइड लिंकेज आ गया यहां पर, और एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ये ऊपर में रहेगा वो एबव द प्लेन और नीचे में जो जाएगा वो बिलो द प्लेन। बिल्कुल इसी को आपको इमेजिन करना है, ऐसे गिरा दिया राइट साइड की तरफ। जैसे ही ऐसे गिराओगे तो जो राइट साइड में रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? बिलो द प्लेन, और जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो एबव द प्लेन। ये ऑक्सीजन हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ पहुँचा दिए हैं। अब फिर यहाँ से ये लेकर के इस जगह तक, ऐसे राइट साइड में। तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्या है यहाँ पर? H ऊपर में, फिर यहाँ सेकंड वाले का OH, यहाँ H OH। अब यहाँ पर इधर नहीं है, इस वाले फिफ्थ कार्बन एटम पर CH2OH है, तो एक पॉइंट लिखवाए हैं कि CH2OH हमेशा कहाँ पर रहेगा? टॉप पर। तो ये इस जगह पर इसको CH2OH को डालोगे। उसी तरह से जो लेफ्ट में है वो एबव द प्लेन, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पर OH आ गया, सेकंड वाले पर यहाँ क्या लिखेंगे? H, यहाँ OH, यहाँ H, इस साइड में क्या बचा हुआ है? सिर्फ इसका फिफ्थ कार्बन एटम पर चेंजेज आया है, जो वहाँ पर लिखना है कि फिफ्थ कार्बन एटम पर एक H लगा हुआ है, दूसरा क्या है? CH2OH। तो फिफ्थ कार्बन एटम का CH2OH हमेशा एबव द प्लेन होगा, इसका ध्यान में रखना है। तो साइक्लिक से ये बन गया। तो ये डी प्लस ग्लूकोज था, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। इनका नेमिंग करेंगे तो इन्हें कहा जाता है बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरा। ये बीटा का बना है, इसी से मिलता जुलता फिर स्ट्रक्चर किसका बन जाएगा? अल्फा का। इधर अल्फा का बनाते हैं, बताओ कितने कार्बन एटम? 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंकेज। अल्फा बनाना है तो पहले कार्बन एटम पर जो OH बनेगा वो कहाँ चला जाएगा? राइट साइड में, H OH। ये थर्ड कार्बन एटम का OH यहाँ चला जाएगा, OH H, और यहाँ पर CH2OH, H H। इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब इसका हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ नीचे में, ऊपर में जगह नहीं है इसलिए नीचे में कर रहे हैं। ऑक्सीजन, वही कंसेप्ट जो वहां पर था। आप बताओ यहाँ पर क्या लिखे? ठीक है, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ OH। ये फिफ्थ कार्बन एटम है तो ऊपर में CH2OH और यहाँ H। इस जगह पे बताओ H OH H H। वो था बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, इसका नाम बताओ? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरा। ये स्ट्रक्चर था अल्फा और बीटा का ओपन स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर ये, साइक्लिक स्ट्रक्चर ये, और पाइरानोज रिंग स्ट्रक्चर ये। अब जो स्टेप आपको बताए हैं वो ध्यान में रखोगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा आपसे, लेकिन अगर आप याद करके बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या लगता है स्ट्रक्चर बनेगा? ये सवाल ही नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किए हैं और उसी पॉइंट के अनुसार से हम लोगों को, तो ये बन जाएगा यहाँ पर। अब जरा बताओ फिर से आप, अल्फा डी प्लस
और बीटा डी प्लस, इन दोनों ग्लूकोज के फॉर्म में क्या डिफरेंस है? OH। कौन सा OH? फर्स्ट कार्बन एटम का। तो फर्स्ट कार्बन एटम को एनोमेरिक कार्बन एटम कहा जाता है, और एनोमेरिक कार्बन एटम पर ही OH का पोजीशन अलग अलग है। इसलिए बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? यानी कि एनोमर्स वैसे आइसोमर्स को कहा जाता है जो एनोमेरिक कार्बन एटम के डिफरेंस की वजह से आता है। वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं नोट में। द टू साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप at C first called anomeric carbon and therefore they are called, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एनोमर्स। यानी कि एनोमर्स वैसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को कहा जाएगा जो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट पोजीशन, और वो भी किस कार्बन एटम पर? फर्स्ट कार्बन एटम, यानी कि एनोमेरिक कार्बन एटम की वजह से राइज कर, तो एनोमर्स हुआ। तो हम सजेस्ट ये करेंगे कि आप भी बनाओ स्ट्रक्चर ओपन साइक्लिक, और देख कर बनाने की बजाय सोच करके बनाओ। जहाँ गड़बड़ जैसा लगे तो वहाँ फिर बोर्ड पर देखो। ओपन, अब देखिए कैसे आप जगह एडजस्ट करेंगे। जो हमें तो दिक्कत हो रहा था तो हम नीचे बना लिए, हालांकि सेम आता। अगर मान लीजिए रिवर्स करके कर सकते हैं तो भी सही, या फिर एक जगह पर यहाँ से स्टार्ट करो साइक्लिक और ये, और फिर दूसरी जगह पर इसके बाद में ये, तो कॉपी कर। अभी हम लोग स्ट्रक्चर लिखे थे ग्लूकोज का, 3 स्ट्रक्चर, ओपन साइक्लिक और पायरानोज। बिल्कुल उसी तरीके से बेस्ड है फ्रुक्टोज का भी स्ट्रक्चर। इसका भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया गया, तो ग्लूकोज के जैसा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H12O6 आता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। डिफरेंस कहाँ पर है? ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि CHO होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप यानी कि CO प्रेजेंट होता है। कीटोन कभी टर्मिनल पर नहीं लगा रहेगा, अल्डिहाइड टर्मिनल पर लगा रहेगा, कीटोन कहीं बीच पर रहेगा। तो बाकी के सारे स्ट्रक्चर में बस वही डिफरेंस है कि फर्स्ट कार्बन एटम ग्लूकोज का अल्डिहाइडिक था और यहाँ सेकंड कार्बन एटम फ्रुक्टोज का कीटोनिक होगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप का। बाकी सारा कंसेप्ट वही, ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन राइट हैंड साइड एक्सेप्ट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ थर्ड कार्बन एटम। लास्ट में जो CH, 2H और OH आता है उसको जोड़ करके हम लोग CH2OH कर देते हैं। इस अनुसार से अगर फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो बताओ, तो फ्रुक्टोज में कितने कार्बन एटम आ जाएंगे? 6, तो 1 2 3 4 5 6। सेकेंड कार्बन एटम इसका कीटोनिक होगा। ये थर्ड कार्बन एटम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, बाकी सभी का कहाँ होगा? राइट साइड। OH यहाँ भी इस साइड में, लेकिन इनको जोड़ करके हम लोग क्या कर देते हैं? CH2OH। ये भी तो किनारे में आ रहा है, लास्ट में है, इसलिए इसको भी हम लोग जोड़ के क्या लिखेंगे? CH2, क्योंकि इंड पर दो दो हाइड्रोजन है, लेफ्ट और राइट नहीं हो सकता है, इसी वजह से। अब यहाँ पर H H H यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ कार्बन का ऑलरेडी कितना बॉन्ड हो चुका है? 4। अब वहाँ कार्बोनिल ग्रुप के बीच में लिंकेज हो रहा था, यहाँ भी लिंकेज होगा इनके और इनके बीच में, ऑक्साइड लिंकेज 5th से। तो देखो चेंजेस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ से H हट जाएगा और ये इस O को किस में कन्वर्ट कर देगा? OH में। तो जैसे ही ये कन्वर्ट करेगा तो अब एक तरफ इस कार्बन के एक तरफ में CH2OH आ गया और दूसरी तरफ में क्या आ जाएगा? OH। यानी ये स्ट्रक्चर देखो कैसे बन जाएगा ये। अब यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब सेकेंड कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में लिंकेज हो रहा है। फर्स्ट कार्बन एटम ये है जो इधर या उधर चला जाएगा, ये सेकेंड कार्बन, देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो जैसे ही ये बना तो O किस में कन्वर्ट कर जाएगा? OH में। मान ली कि इस साइड में OH, ये O OH में कन्वर्ट करेगा। इसके साथ में एक और कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH2OH। तो देखो CH2OH को ऐसे लिखते हैं CH2, क्योंकि बॉन्ड जो बना हुआ है वो कार्बन के साथ में। अगर तुम ऐसे लिख दोगे CH2OH तो बॉन्ड किसके साथ में जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन के साथ में। तो इसलिए वो ना लिख करके हम लोग इसे इस तरीके से CH2OH लिख, बाकी सारा अरेंजमेंट इसी के जैसा। जब ये कन्वर्ट कर गया, ये सेकंड कार्बन एटम था, ये थर्ड है, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? H OH OH
CH2OH यहाँ पर। अब ये जो नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना है वो राइट साइड में है, तो बताओ इसे अल्फा कहेंगे या बीटा? अल्फा। इसका ये बॉटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये भी डी ग्लिसरल्डिहाइड से मैच कर रहा है, तो इसलिए डी, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इसलिए इसको माइनस लिखा जाता है। और ग्लूकोज के केस में क्या लिखते थे? प्लस, तो यहाँ डी माइनस फ्रुक्टोज, इन्हें कहा जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। अब इसी से इसमें जो रिंग बनाओगे तो देखो यहाँ कितना आइटम आ गया, कार्बन का हो गया 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन का कितना 5। तो इसका पेंटागोनल रिंग स्ट्रक्चर बनता है और ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ ऑक्साइड लिंकेज, अब यहां से वही कंसेप्ट, ऑल जो राइट साइड में है उसको कहां कर देंगे? बिलो द प्लेन, और सिर्फ फिफ्थ कार्बन एटम का ऊपर में जाएगा। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर पेंटागोनल ऐसे बनाए हैं, पेंटागोनल तो हम लोग ऐसे पढ़े हैं इस तरीके से, ऐसे करोगे ना तो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन कैसे कहाँ बनाओगे? ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कर्व कर दिया गया। पेंटागोनल करने का मतलब 5 जगह पर बेंड आया है, 5 कार्बन एटम है, ताकि एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है पता चल सके। अब यहां से स्टार्ट करेंगे, बोलो यहां पर क्या लिखें? OH, यहां क्या लिखेंगे? CH2OH, 2OH। यहां पर बताओ क्या लिखें? यहां, यहां और यहां, ये फिफ्थ कार्बन एटम है, तो यहाँ H और ऊपर में क्या आ जाएगा? CH2OH। इसका नेमिंग करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा अल्फा डी माइनस, और इन्हें कहा जाएगा फ्रुक्टोप्यूरानोज, प्यूरानोज। वहाँ था ग्लूकोपाइरानोज और ये हो गया फ्रुक्टोप्यूरानोज। इसी तरीके से यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये इसका साइक्लिक था और इससे रिलेटेड इसका ये प्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर था। वैसे ही फिर यहाँ पर भी साइक्लिक बना सकते हैं। बता सकते हो क्या डिफरेंस आ जाएगा? OH जो राइट साइड में रखे उसको कहाँ कर दे? लेफ्ट साइड में, और फिर फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपसे बनाइए, बनाइए, गड़बड़ होगा तो फिर आप देखिएगा। यहाँ हम यहाँ बना देते हैं 1 2 3 4 5। ये सेकेंड कार्बन एटम और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्साइड लिंक। यहाँ आ गया CH2OH और इस जगह पर आ गया इनका ये थर्ड कार्बन एटम का OH, H, यहाँ CH2OH, H और ये H। इन्हें कहा गया बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। और इनका भी अगर फ्यूरानोज रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऑक्साइड लिंकेज, यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा OH, नीचे में CH2OH, इस जगह पर OH और यहाँ H, फिर इस जगह पर HOH, यहाँ H और ये CH2OH। इन्हें कहा जाएगा बीटा डी माइनस फ्रुक्टोप्यूरानोज, प्यूरा, यह स्ट्रक्चर इसका आया। अभी तक हम लोग जो भी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में पढ़े, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये सभी जो है वो मोनोसैकेराइड थे, और स्ट्रक्चर यहाँ तक आप ध्यान में रखो। अब थोड़ा सा हम लोग को डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में जानना है, और एक्चुअली इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ध्यान में रखना है। डाइसैकेराइड आप खुद से याद करो, द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। और आप याद करो ना, स्टार्टिंग में तो हम लोग पढ़े थे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। जो 2 to 10 यूनिट्स का फॉर्मेशन करता है ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड को फिर क्लासिफाई किया गया था डाइसैकेराइड,
ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इन सब में से क्लासिफाई किया गया था। अब यहाँ पर डाइसेकेराइड में जो 2-3 इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो यहाँ पर लिखे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे सुक्रोज, ये डाइसेकेराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन करता है। में भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आप ये अल्फ़ा और बीटा भूल रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं है कि अल्फ़ा है या बीटा है, तो मेरा सजेशन है उसको छोड़ ही दो। आप सिर्फ याद रखो कि ये किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का। क्योंकि अगर आप अल्फ़ा की जगह पर बीटा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। वहीं ये माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों ग्लूकोज यूनिट का ही फॉर्मेशन करता है। लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इसमें एक गैलेक्टोज है, दूसरा ग्लूकोज। तो यानी कि ये देखोगे तो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, इन तीनों में एक यूनिट कॉमन है, कौन सा, ग्लूकोज। फर्क क्या पड़ गया, तो सुक्रोज में फ्रुक्टोज आ गया, माल्टोज में ग्लूकोज ही रह गया और लैक्टोज में गैलेक्टोज आ गया। तो ऐसे करके ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव, तो इट गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, उसका फॉर्मेशन करता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा, उलट जाने वाला। अब देखो सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का है और फ्रुक्टोज लिवोरोटेटरी का है। कहता है कि फ्रुक्टोज का लिवो रोटेशन यानी कि उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कैपेसिटी ज़्यादा है। तो मैथ्स में जनरल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक +10 है और दूसरा -20 है तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में फ्रुक्टोज का लिवो रोटेशन ज़्यादा है, तो सुक्रोज को होना चाहिए था लिवो रोटेटरी, लेकिन सुक्रोज एक्चुअली में होता है डेक्सो रोटेटरी, यानी कि ये ठीक क्या हो गया, उल्टा हो गया। एक्चुअली जब वो ज्वाइंट करता है, दो ग्लूकोज यूनिट, दो फ्रुक्टोज यूनिट या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं, और जब उस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो ये उल्टा जुड़ जाता है। तो आप सोच करके देखो कि जैसे ही उल्टा होगा तो माइनस को रिवर्स कर दोगे तो वो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, प्लस में। तो इसलिए इसे इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। नोट में वही पॉइंट लिखवाए हैं, द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लिवोरोटेटरी फ्रुक्टोज। द डेक्स्ट्रोरोटेशन ऑफ ग्लूकोज, इसका वैल्यू दिया हुआ है +52.5 डिग्री, इज लेस देन लिवोरोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज। देख रहे हो, लिवोरोटेशन इसका माइनस में 92.4 है, जबकि उसका कितना है, +52.5। तो दिख रहा है कि दोनों के कॉम्बिनेशन से लिवोरोटेशन बनना चाहिए था, एंड देयरफॉर सुक्रोज शुड बी लिवोरोटेटरी इन नेचर बट इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर एंड देयरफॉर सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। तो अगर ये वैल्यू याद नहीं है कि डेक्स्ट्रोरोटेशन कितना है और लिवोरोटेशन कितना है, याद रखना चाहिए। अगर नहीं याद है, डाउट है, तो गलत डाटा मत लिखिएगा, नहीं तो -92 की जगह पर -82 लिख दोगे तब तो कंफर्म है कि वो गलत हो जाएगा। तो दिमाग में कंसेप्ट जो है उसको रखना है कि डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में लिवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, देयरफॉर सुक्रोज शुड बी लिवो रोटेटरी इन नेचर, बट एक्चुअली सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर। ये डाइसेकेराइड में बस इतना। उसी तरह से पॉलीसेकेराइड है, डिफिनेशन आप याद करो, पॉलीसेकेराइड विच गिव लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। इसमें से हर एक मोनोसेकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा होता है, और इसमें से 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक आ गया आपका स्टार्च। स्टार्च प्लांट फूड का फॉर्मेशन करता है और वो उनके बॉडी में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दूसरा है सेलुलोज, आप पढ़े होंगे प्लांट सेल का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है। ये हमारे फूड में पाया जाता है, लेकिन ये रफेज का काम करता है क्योंकि ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे बॉडी में फंक्शनल नहीं है, वो वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में काम करता है। और तीसरा है ग्लाइकोजेन,
इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। जैसे प्लांट जो भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं वो उनके बॉडी में स्टोर्ड होता है, जिसे स्टार्च कहा गया। हम लोग अपना फूड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, हम लोग फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट के बाद में जो हमारे बॉडी में बचा हुआ रह जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है। जैसे प्लांट अपने यूज के बाद में जो बचा हुआ रह गया उसका फ्रूट्स हो गया, जो हम लोग ले लिए। अगर उसके उसके काम का हम लोग ले लेते तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाता। प्लांट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसका रिक्वायरमेंट जो वो फुलफिल हो रहा है, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो हम लोग खा रहे हैं। हमारे यहाँ जो हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा अगर आप इंटेक दे रहे हैं तो फिर बचेगा ना, आपका बॉडी बल्की होने लगेगा। अब वो जो जमा होगा वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होगा, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च कहा जाता है। फिर एक लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस। अब ये तो बच्चों वाली बात होगी, कार्बोहाइड्रेट का क्या इंपॉर्टेंस है। कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस है कि स्टार्च के फॉर्म में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। अगर सेलुलोज के फॉर्म में है तो ये हमारे बॉडी में रफेज का काम करता है। रफेज भी आपके लिए ज़रूरी ही है। आप पढ़े होंगे कि डाइट में इससे आपको एनर्जी नहीं मिलता है, लेकिन आपके बॉडी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का काम करता है। रफेज आपके इंटेस्टाइन को साफ करने का काम करता है, अदरवाइज कब्जियत हो जाएगा अगर आपके डाइट में रफेज नहीं होगा तो जो भी साग खाते हैं हम लोग, वेजिटेबल्स लेते हैं, सलाद खाते हैं, उसमें रफेज ज़्यादा अमाउंट में होता है। और डाइटिशियन भी कहते हैं कि आपके डाइट में रफेज होना चाहिए, यानी वो आपके पेट को भरने का काम करता है। रफेज का अमाउंट ज़्यादा होगा तो आप कार्बोहाइड्रेट और फैट कम लेंगे, आप बल्कि नहीं होंगे। तो अगर आपके बॉडी वेट को कम कराना होता है तो डाइटिशियन कभी ये नहीं कहेगा कि आप खाना कम कर दीजिए, क्योंकि आप वो कर ही नहीं सकते। आपको घर में से जो है वो 6 रोटी खाते आए हैं और अभी जो है अचानक कह दिया है कि आज एक ही रोटी होगा, तो बाहर में आकर के जरूर जो है वो वैसा चीज़ खा लेंगे आप जो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भूख लगा हुआ रहेगा दिमाग में। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि रफेज ही भरा जाता है, तो पेट आपका हमेशा जो है भरा हुआ लगेगा, और जब भरा हुआ लगेगा तब उस कंडीशन में आप जो है वो डाइट कम लेंगे, स्टार्च कम लेंगे, कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है बल्की हो रहा है। दूसरा, सेलुलोज का इस्तेमाल फाइबर बनाने में भी होता है। धागा जो बनाते हैं तो वो भी आपका सेलुलोज ही होता है, कॉटन जो बनाते हैं वो, तो ये सब इसके यूजेस में आए। तो ये इतना पार्ट था आपका इससे रिलेटेड। अब इसके बाद में है आपका प्रोटीन से रिलेटेड, तो उसको बता देंगे, ठीक है, अगले क्लास में। Thanks for watching this video.